कि आप लोगों ने इतने संख्या में चैन सिंह अरमो जी को लड़ाई में अपनी अपनी सहयोग और अपनी अपनी भूमिका का योगदान करने आए हैं। इसके लिए आप सब लोग निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ये बताइए कि शायद जिस तहसीलदार साहब ने घर गिरवाया उनका शायद ट्रांसफर हो गया क्या? कि है भाई, जानकारी सही बताना। अच्छा हो गया है। फिर भी ये जो प्रशासनिक कार्रवाई की गई है, कैसे तहसीलदार है, जो भी ये कार्रवाई प्रशासनिक कार्रवाई की गई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत बहुत निंदनीय है। हम जितना भी इसकी आलोचना करें, जितना भी भर्त्सना करें, वो कम है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 जो मूल अधिकार है, अंग्रेजी में उसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, उसमें ये लिखा है कि भारत देश के किसी भी नागरिक को जाति, लिंग, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, और प्रशासन को मेरी आवाज सुन रहे हैं, बताना चाहता हूं कि आपने जब इतने सारे लोग सरकारी जमीन अतिक्रमण करके घर द्वार बना के अपनी आजीविका चला रहे हैं, तो किसी एक व्यक्ति के साथ उसका घर गिराने का मतलब है कि आपने जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया, डिस्क्रिमिनेशन किया, जो संविधान का उल्लंघन भी है। क्या ये तहसीलदार को पता नहीं था? और निश्चित रूप से जो यहाँ के लोग होंगे, जिन लोगों का उनमें सहयोग है, जिन लोगों ने करवाया, इस कृत्य की हम घोर घोर निंदा करते हैं। भाई ठीक है ना, शासकीय जमीन में केवल ये तमिलनाडु में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में शासकीय जमीन लोग कब्जा कर लेते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बहुत सारे भूमि लोग हैं, घर द्वार बना के रह रहे हैं। तो एक और आपने गलती किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चैन सिंह जो अरमो जी हैं, इनका घर गिराने के पहले किसी तरह से इनको नोटिस वगैरह की गई कि नहीं की गई? नोटिस की गई थी एक बार, उसमें दिवस दिया रहा होगा कितने दिन के बाद, 7 दिन, फिर इसके बाद गिरवा दिया। चलिए ठीक है। अब उम्मीद ये करता हूं कि आप लोगों ने इस समस्या को बड़ा समस्या बनाकर ये प्रदर्शन किया है। प्रशासन के यहाँ खोलने का काम किया, यहाँ के जिला महोदय, जो जिला कलेक्टर महोदय है, दंडाधिकारी है, मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट है ना, वहां तक, और उनके माध्यम से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया है। अब उम्मीद करते हैं कि अब ऐसी जो कार्रवाई है, प्रशासनिक कार्रवाई है, जो भी तहसीलदार साहब आएंगे, एसडीएम साहब आएंगे, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि भूमिहीन लोग हैं और वो इकलौता व्यक्ति नहीं है जिसने सरकारी जमीन में अतिक्रमण किया है, उसके साथ आपने ये कार्रवाई किया है। बहुत सारे लोग हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि जो लोग हैं
अगर भूमिहीन है तब तो आप बिल्कुल उनको नहीं हटा सकते हैं, ना उनसे जमीन ले सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं, दबंग लोग हैं, जिनके पास पट्टे की जमीन है, इसके बावजूद भी सरकारी जमीन में अतिक्रमण किए हैं। जो दबंग हैं, संपन्न हैं, बाहुबली हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करिए ना भाई। केवल एक गरीबों के साथ तो ये तो दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है ना, भेदभावपूर्ण कार्रवाई है। इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि भाई अब अगली ऐसा गलती न हो, नहीं तो अब आप कहीं भी उमरिया जिले में इस तरह से गलती करेंगे, चाहे वो आदिवासी हो या कोई भी समाज के पिछड़ा आदमी हो, भूमिहीन हो, उनके साथ यदि इस तरह से कृत्य करेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि आप तत् संबंधित गांव में धरना प्रदर्शन न करके कलेक्टर का घेराव करना तो बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आप सबको पता है, प्रशासन को भी पता है, बहुत सारे हमारे लड़के अभी संविधान की बात कर रहे थे, और संविधान में आदिवासियों के लिए उनके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण और सुरक्षा के लिए 5वीं अनुसूची लागू, संविधान में ये प्रावधान आया। आदिवासियों को मैं आऊंगा, वहां से शुरू करूंगा, फिर घूम के आपके गांव में आऊंगा कि अगर यहाँ 5वीं अनुसूची मूलतः लागू होती, पेशा एक्ट यदि लागू होती, पंचायत शेड्यूल एक्ट, पंचायत उपबंध, पंचायत उपबंध, अनुसूचित जाति जनजाति उपबंध 1996, वो पेशा एक्ट, संविधान के हिसाब से जो भारत के आदिवासी हैं वो 2 कानून से सुरक्षित हैं, 2 कानून से गवर्नित है, मतलब उनके ऊपर 2 कानून उनका सुरक्षा और उनका नियंत्रण, उनका देखरेख कर रहा है। एक राज्य सरकार का, एक केंद्र सरकार का, एक राष्ट्रपति का और राज्यपाल का, और दिया है उसमें 5वीं अनुसूची कहता है, जो 244(1) है, 244(1) भाग ख खंड 5.5 में कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में कोई संसद या विधानमंडल का कानून अगर राज्यपाल चाहे तो उस कानून को लागू नहीं होने देगा। उसमें लिखा है कोई विशिष्ट कानून विधानमंडल का हो चाहे संसद का हो, अगर राज्यपाल को लगता है कि उसमें आदिवासियों का नुकसान होगा, उनके अधिकार हक का हनन होगा, तो राज्यपाल उस कानून को निरसन कर सकता है या संशोधन करके उसके पावर को कम कर सकता है। ये अधिकार राज्यपाल को है। कहने के तात्पर्य है कि जब यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में 5वीं अनुसूची जो शासन सत्ता में बैठे हैं, प्रमुख रूप से लागू ही नहीं किया गया, नहीं तो आपके साथ जो ये समस्या हुई है ना, वो समस्या नहीं होती। अगर 5वीं अनुसूची यहाँ लागू होता, पेशा एक्ट लागू होता, तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होता। तहसीलदार को ये पावर नहीं होता कि जमीन आके अतिक्रमण करके उसे घर गिरवा दे। अगर 5वीं अनुसूची लागू होता, पेशा एक्ट लागू होता, तो पूरा पावर जमीन की विनियमन करने का अधिकार पंचायत को, ग्राम सभा को है। वो ग्राम पंचायत में जितनी भी मध्य प्रदेश शासन की जमीनें हैं उसका नियमन करना है, विनियमन करना है, किसको आवंटन करना है, किसको नहीं देना है, ये किसको हटाना है। जब तक ग्राम सभा
अनुमोदन करके या प्रस्ताव पारित करके या कानून पारित करके तहसीलदार को नहीं देता या एसडीएम साहब को नहीं देता तो तहसीलदार भी वहां और एसडीएम कलेक्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। पर जब ग्राम सभा लागू हो तब ना, मतलब 5वीं अनुसूची लागू नहीं है, संविधान में तो है। भाग खा बिल क्रमांक 5 के पॉइंट नंबर 3 में दिया है कि राज्यपाल को पावर है कि अनुसूचित क्षेत्र में जमीन का अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटन कर सकता है। आवंटन मतलब पट्टा दे सकता है। भले मध्य प्रदेश सरकार 1980 से मध्य प्रदेश शासन की जमीन के पट्टा देना बंद कर दिया, लेकिन राज्यपालों ने हस्तक्षेप नहीं किया। जबकि कानून में कहता है कि कोई भी ऐसा कानून, चाहे वो संसद बनाए चाहे विधानमंडल बनाए, अगर आदिवासियों के हक अधिकार का हनन करता है वो राज्य सरकार कानून या संसद का कानून, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति उस कानून को संशोधन कर सकते हैं या शून्य घोषित कर सकते हैं। पर उनके हक अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर राज्यपालों ने एक्शन लिया होता तो आज 25 साल से 30 साल से 40 साल से 20 साल से 15 साल से आदिवासी सरकारी जमीन में बसे हैं, बहुत सारे भूमिहीन हैं, उनके पास पट्टा नहीं है, जमीन का मालिकाना हक नहीं है राजस्व में। तो अगर राज्यपाल अपने ड्यूटी को सही किया होता तो आपको पट्टा मिला होता ना। कानून में तो दिया है 5वीं अनुसूची में कि राज्यपाल को पावर है। भले राज्य सरकार ने पट्टा देने पट्टा ना देने का कानून बना दिया 1980 से, लेकिन इसके बावजूद भी राज्यपाल को पावर है। क्योंकि कह रहा कानून, क्या कह रहा कानून कि अगर उनके हक अधिकार का कोई राज्य विधानमंडल का कानून या केंद्र का कानून उसके प्रभाव को कम कर रहा या उनके साथ अन्याय कर रहा या उनके किसी अधिकार का हनन कर रहा, तो राज्यपाल राजपत्र में घोषणा कर सकते हैं और करके उस उनको प्रभावहीन कर सकते हैं, निरसन कर सकते हैं। और ये जो 5वीं अनुसूची में उस कानून को लागू करके जमीन दे देना चाहिए। लेकिन चूंकि शासन सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते कि आदिवासी जागरूक हो, लोग जानते नहीं कि क्या लिखा है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, 5वीं अनुसूची को पढ़ो, पढ़ने के बाद भी आप जब रोज रोज पढ़ोगे तब उसकी व्याख्या सही समझ पाओगे। कानून की किताबें वो होती है, एक बार आप देख लोगे आपको समझे में नहीं आया क्या कहता है, लेकिन जब बार बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ये कहता है। तो अगर ये कानून लागू होता तो हमारा ग्राम सभा होता, पेशा के तहत ग्राम सभा तय करती कि ये जमीन में का जो अतिक्रमण है हटाना है कि नहीं हटाना है, देना है कि नहीं देना है। पर जब 5वीं अनुसूची लागू नहीं है, पेशा एक्ट लागू नहीं है और ये भाजपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने लागू नहीं किया, निश्चित रूप से उसका कहीं न कहीं कारण ये था कि जितने भी हमारे लोग कांग्रेस और बीजेपी में से विधायक और सांसद बन के गए, हमारे ही बीच के, हमारे ही भाई गए, आपके ही बच्चा गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए कि विधानसभा में, लोकसभा में बात तो करें। इसीलिए बाबा साहब ने 1955 में शेड्यूल फेडरेशन में कहा था कि राजनीति में आरक्षण बंद कर देना चाहिए। अगर बाबा साहब जीवित 1955 में उनका परिनिर्वाण नहीं हुआ होता ना, तो राजनीति में आरक्षण बंद हो गया होता। उनका तर्क था, क्यों? उनका कहना था कि अगर राजनीति में आरक्षण रहेगा तो हमारे समाज के लोग बहरे, गूंगे, कुत्ते, ये लोग जीत के जाएंगे, लोग इनको जितवा के ले जाएंगे। जो विधानसभा में और लोकसभा में गूंगे बन के बैठे रहेंगे, बहरे बन के बैठे रहेंगे और कुत्तों जैसे दुमिलाते रहेंगे दूसरों के पीछे, लेकिन अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने 1955 में कहा था, बाबा साहब का परिनिर्माण नहीं हुआ होता तो राजनीति में आरक्षण बंद हो गया होता। मैं खुद चाहता हूं कि राजनीति में आरक्षण बंद हो जाए।
क्योंकि हमारे जो सही संघर्ष करते हैं, जो पढ़े लिखे आदिवासी तैयार हो रहे हैं, संघर्षशील नेता चुनाव जीत के नहीं जाते। तो आपके हक अधिकार की बात विधानसभा में, लोकसभा में कौन करे? ये तो पहले से बिक जाते हैं, पहले से गिरवी होके जाते हैं। अब समझिए मेरी बात को भैया, पैसा उनका, गाड़ी उनका, आदमी उनका, प्रचार उनका, सारा सिस्टम उनका। अब तुम जीत के जाओगे तो अपने घर की बात करोगे? पहले दिखे हो भाई, पहले गिरवी हो तो कैसे करोगे बात? वो जूता उतार के नहीं मारेगा कि मेरा पैसा, मेरा गाड़ी, मेरा प्रचार, मेरा सब कुछ, और तू जीत के अपने समाज की बात करता है। इसलिए ये नहीं बोल पाते हैं। अभी माध्यम है, ठीक है, हमारे जो विधायक और सांसद जीत जीत के जा रहे हैं, नहीं बोलते, नहीं आवाज उठाते, पर अब जागरूक होना आपको जरूरी है कि हमारा जो युवा है, जो पढ़े लिखे युवा है, अगर वो 5वीं अनुसूची को अच्छी तरह से जान जाए, पेशा एक्ट को अच्छी तरह से समझ जाए, ट्राइबल एक्ट को अच्छी समझ जाए, संविधान के फंडामेंटल राइट्स प्रस्तावना को अच्छी तरह समझ जाए, मौलिक अधिकार को समझ जाए, तो हम आंदोलन करके रोड में अधिकार को क्रियान्वयन लागू करवा सकते हैं। भले हमारे विधायक और सांसद विधानसभा में, लोकसभा में बात नहीं कर पाते, पर हम रोड में तो आपके साथ आवाज उठा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं ना। पर जानना बहुत जरूरी है। और इस दिशा में हमारे पढ़े लिखे लोगों ने लोगों को बताया नहीं, जानकारी नहीं दिया, जागरूक नहीं किया कि तुम्हारे हक अधिकार है, चलो हमारे साथ, हम रोड में तुम्हारे साथ लड़ते हैं। और इन्हीं विधायक सांसद को मजबूर करते हैं कि अगर तुम इन मुद्दों में बात नहीं करोगे तो हम तुमको वोट देके नहीं भेजेंगे। कोई ये बात नहीं करता। बस कांग्रेस का, बीजेपी का पैसा है, रुपया है, कपड़ा लगता है, दारू मुर्गा तमाम दंड फंड करके, और आज तुम्हारे तो जाता है, कहा भाई तुम्हारे तो जाता है, तुम्हारे तो भाई है, दई दे, लेकिन वो करता कुछ नहीं। लोकतंत्र का मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप अपने मन पसंद के नेता का चुनाव करना, जो वास्तव में संघर्ष करता हो, जो स्ट्रगल करता हो, आपके सुख दुख में पहले से भी लड़ाई लड़ता हो, खड़े रहता हो, कुछ करता हो। देखिए बहुत सारे यहाँ पास हमारे पढ़ने लिखने वाले लोग होंगे और हमारे अधिकारी लोग भी हैं। हम ये सुने हैं कि अधिकारी लोग कहते हैं कि ये लोकतंत्र का सिस्टम गड़बड़ है। बताओ, आईएएस और आईपीएस अधिकारी एक अंगूठा छाप नेता को सलामी दागता है, अनपढ़ आदमी को सलामी दागता है। ये कैसा लोकतंत्र है? बाबा साहब ने क्या करके दिया था? जो संविधान सभा के निर्माता थे, इसके पीछे क्या फिलॉसफी थी? फिलॉसफी ये थी कि नेतागिरी करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, जरूरत है संघर्ष की, ईमानदारी की, नैतिकता की। नेता के अंदर नैतिकता होना चाहिए, संघर्षशील होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। नेता की ये योग्यता संविधान में लेख है कि नेता को ईमानदार होना चाहिए, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। ये उसकी योग्यता, इसलिए आईएएस और आईपीएस के अधिकारी उनको सलाम करते हैं। जो नेता काम करता है जनता के बीच में, जनता की जो अपेक्षाएं होती हैं, जनता की जो जरूरत होती है, जनता सोचती क्या है, माँ बहनें सोचते क्या है, युवा सोचते क्या है, ये जो अनुभव नेता के पास रहता है ना, आईएएस और आईपीएस कलेक्टर एसपी के पास नहीं रहता। तो वही नेता के पास रहता है जो नेता काम करता है जनता के बीच में, उनके सुख दुख को जानता है, वो किताबों में लिखा नहीं होता। तो ऐसे नेता हमारे पैदा नहीं हुए। केवल विधायक सांसद बनने के लिए कोई बीजेपी में चले गए, कोई कांग्रेस में चले गए, बस। और बीजेपी में टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में नहीं मिला तो बीजेपी में चले गए, बिसाहू लाल जी जैसे। लेकिन क्या किए? यहाँ हमारे मंत्री जी थे, सांसद भी थे, ट्राइबल मिनिस्टर थे, अभी उनके लड़के क्या लल्लू सिंह हैं, विधायक जी हैं, मीना सिंह जी हैं, ट्राइबल मिनिस्टर हैं, मीना सिंह जी ट्राइबल मिनिस्टर हैं।
ज्ञान सिंह भाई ट्राइबल मिनिस्टर थे, क्या इनको 5वीं अनुसूची कम से कम पढ़ के बात तो करना चाहिए यार। कम से कम कहीं तो ग्राम सभा पेशक लागू करवा दो। संविधान कहता है कि भले अनुसूचित क्षेत्र का पूर्ण भाग या उसका सीमित भाग या भागता भाग भी अगर वहां अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं और अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं है तो भी राज्यपाल प्रतिवेदन करेगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति आदेश देके उस भाग को भी जहां अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं है, अनुसूचित जनजाति बसे हैं, उसको भी अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ये प्रावधान है। लेकिन कौन करता है न हर साल हमारे राज्यपाल आदिवासियों को जो प्रशासन है, जो नियंत्रण है, उसमें दिया कि राज्यपाल हर प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति जब चाहे हर साल प्रतिवेदन देगा कि जैसे मध्य प्रदेश का राज्यपाल है कि हमारे मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों का कितना विकास हुआ, कितना उन्नति हुआ, कितना पढ़ाई में आगे हुई, कितना व्यापार में आगे हुई, कितना खेती में आगे हुई है। ये तमाम तरह की रिपोर्टिंग राज्यपाल को करना चाहिए। तो कहाँ राज्यपाल करता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जनजातीय सलाहकार भी बना हुआ है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी बना हुआ है। वो भी तो कौन बना है? उसके जो सदस्य हैं, जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उसके सदस्य कौन? उसमें दिया है कि 2/3 यानी 20 लोगों के सदस्य, तो 15 लोग आदिवासी होते हैं, तो वही लोग होते हैं जो विधानसभा में चुन के जाते हैं। तो वही कांग्रेस और बीजेपी से विधायक चुन के जाते हैं और वही लोग उस काउंसिल के सदस्य हैं। न उनको 5वीं अनुसूची की जानकारी है ज्यादा, न पेशा एक्ट के, न वो राज्यपाल को कभी कहते कि ऐसा ऐसा करवा दो आप। इसलिए भाई साहब हमारे देश के हैं, मैं बहुत ज्यादा उनको बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि हम आपने उनको वोट दे के भेजा है, इसलिए मंच में और आलोचना करने का, बोलने का हमारा राइट से अधिकार है। उनसे जवाब पूछने का भी अधिकार है कि आदिवासियों के साथ जो हो रहा है क्यों हो रहा है, भाई क्या करते हो आप? वो लोग तो कह देते हैं भाई सब तो तुम्हारा करवा दिया, तुम्हारा मंत्री बना दिए यहाँ ट्राइबल मिनिस्टर बने मीना सिंह, और मीना सिंह के क्षेत्र में ही घर गिरवा जाते हैं एक आदिवासी का, और वो भी भेदभाव के साथ। हटा देने से काम थोड़े चलता है कि तहसीलदार को हटा दिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। उसने तो संविधान का उल्लंघन किया है। भाई मैंने कहा ना कि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ऐसा लिखा है। तो वो जन्म यानी उसकी आजीविका के साथ भी छेड़छाड़ किए गए, भारी बरसात में घर गिरा दिए गए, वो परेशान हो गए। अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है, उसकी आजीविका के साथ किसी का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। जब घर गिरा दिए तो पूरी तरह से उसकी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था चरमरा गई कि नहीं चरमरा गई? वैसे तहसीलदार को केवल हटाने से थोड़ी काम चलेगा, हम तो मांग करते हैं उसको सस्पेंड करवाओ आप। तो साथियों, ये जो मैंने कहा कि 5वीं अनुसूची और पेशा एक्ट की बात, मेरे जो पढ़े लिखे हुए साथी हैं उनसे मेरा आग्रह और निवेदन कि आप ज्यादा से ज्यादा पेशा एक्ट को, पंचायत शेड्यूल एक्ट को अध्ययन करो, 5वीं अनुसूची को अध्ययन करो, क्योंकि यहाँ 6वीं अनुसूची लागू नहीं है। 6वीं अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ 5वीं अनुसूची है। तो पेशा एक्ट में हवाला आया है कि 6वीं अनुसूची के पैटर्न पे काम करना है। तो जब पेशा एक्ट पूरी तरह से लागू होगा तब ना भाई हमारी ग्राम सभा खुद का होना चाहिए। पेशा एक्ट में देखो, जब पेशा एक्ट लागू होगा तो वो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत वाला ग्राम सभा जो ग्राम पंचायत वाला जो चुन के आते हैं पंच सरपंच, वो ग्राम सभा पेशा एक्ट में नहीं। वो ग्राम सभा जिसमें हम आप सब बैठेंगे वो ग्राम सभा इंगित करता है। अब वो ग्राम सभा पूरा तय करेगी, न्यायिक अधिकार भी दिया है उसको। रूढ़ी जन लड़ाई झगड़े निपटाने का अधिकार ग्राम सभा को दिया है। रूढ़ी जन तरीके से, जैसे हमारे पूर्वज लोग, पुराने लोग है ना, लड़ाई झगड़े को निपटा देते तो उसे कहा जाता है रूढ़ी जन तरीके से।
लेकिन जब लागू हो तब ना। इसलिए साथियों, आप लोगों ने मुझे सुना, मैं तो गदगद हो गया कि आपको आपके बीच में मुझे आने का मौका मिला। इतने सारे लोग आए, आप मेरी आवाज़ को सुने, मेरी बात को सुने। मैं आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जो शासन प्रशासन, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी और जो लोग हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूँ। एक कविता बोलते हुए, पंक्ति बोलते हुए अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। साथियों, तो मत लड़ो आपस में बिखर जाओगे, मत लड़ो आपस में बिखर जाओगे। मौत आने के पहले अपने ही नजर में गिर जाओगे। हो अगर गुणवाना के तो मिसाल बनकर उभरो दुनिया में, मिसाल बनकर उभरो दुनिया में। नहीं तो चंद इतिहास के पन्नों में सिमट जाओगे, चंद इतिहास के पन्नों में सिमट जाओगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बारी को यही समाप्त करता हूँ। पुनः आप सभी के चरणों में मैं सादर सेवा जुहार करता हूँ। धन्यवाद। जय गोंडवाना, जय भारत।